So good morning guys, good morning to one and all, and now we are going towards section number 89 and 90 today, right? In today's session we will be discussing 89 and 90, two very important sections, two newly inserted sections in last 2 years and very important as a professional, so that आप लोग जब प्रोफेशनल बनकर इसमें काम करोगे तो आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. That is the topic of SBO, significant beneficial owner. Now sir, what is this three words mean? Why this concept came into picture? इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दीजिए एक बारी और फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना. सो आई विल बी टेकिंग यू टू द हिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 लॉन्ग, वेरी ओल्ड कंसेप्ट. आई कैन से 1940 1945 से चले आ रहा है ये कंसेप्ट, और तब से लेकर के हमारे कंपनी एक्ट में देयर वाज नो प्रोविजन. बट देन व्हेन 2013 एक्ट केम लेटर ऑन आल्सो, it was not in the Companies Act. So recently in 2017, the amendment of 2017 Act gave this importance. अब कई लोगों को पता है क्या लगता है, एसबीओ का फुल फॉर्म तो पहले समझ लेते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. सो व्हाट इज बेसिकली इन दिस, इसमें हम पता क्या करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो किसके हाथ में है, मतलब कंपनी का ट्रू ओनर कौन है. इसके कई रीजंस होते हैं. कुछ लोगों को लगता है सर कि ये बेसिकली इसलिए आया क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं कि लोगों को दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्या है. एक तो ये लगता है कि यार ये आया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का बच्चों? इसमें ये होता है कि सर हम लोग जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी करता है, और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए वी नीड टू हैव 3-4 कंपनीज. So what we can do is we can invest into X company, then X will invest to Y, Y invest into Z, and Z money will come into India. So what will happen is it is very very difficult to find it out that who is a true owner. Understand my point? True owner कौन है उस कॉन्सेप्ट का, ये पता करना बहुत मुश्किल है. लेट्स अगर मैं एग्जांपल दूं कि कंपनी इंडिया में है, बट एक इन्वेस्टर है जो कहाँ पे रहता है, मालदीव्स में. ओके, मालदीव्स वाले को पकड़ सकते हो, बट मालदीव्स वाले का पैसा आया था अफ्रीका से, चलो उसको पकड़ लिया, बट वो आया था सर जर्मनी से, जर्मनी वाले ने पैसा लिया था स्पेन से. सो कहने का मतलब ये कि एक लिमिट के बाद देयर इज अ एंड टू द प्रोब एंड यू वोंट बी एबल टू ट्रैक द ट्रू ओनर, एंड दिस इज हाउ पीपल यूज दिस. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द क्रिमिनल एक्टिविटीज. आपको पता है कि जो अभी आजकल फिलहाल 2-3 साल पहले जो पुलवामा में, उसके पहले उरी में, बालाकोट में जो हुआ, उसके पहले दोनों बार इंडिया ने क्या किया, एक बार एयर स्ट्राइक की थी, एक बार घुसपैठ करके उनको मार दिया था. बट उसके पहले उन्होंने पुलवामा अटैक किया था, उरी जानते ही आप लोग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब जब होता है इंडिया में ही लोगों को ट्रेन किया जाता है कि सर आप क्या करो, इंडिया के लोगों को बॉम्बार्ड करो, मार डालो, ये सब करके. इसमें पता है क्या पता चला कि देयर आर सम कंपनीज बिहाइंड इट. व्हाट आई एम पॉइंट नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट इज we came to know that there are some companies involved in it and there are some companies who are funding basically this criminal activities. इस क्रिमिनल एक्टिविटी को फंडिंग करने का काम कौन कर रही है? कुछ कंपनियां कर रही है. और वो कंपनियों का फंडिंग कहां से आ रहा होगा सर? एक तो दिमाग में जबान पे आंसर आता है दुबई. दुबई इज अ हब ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसा बोलते हैं. दाऊद इब्राहिम वगैरह सब जानते ही है, दुबई से आ रहा होगा. बट दुबई से ना आकर के अगर मान लो पैसा कहां से आ रहा होगा, अगर पैसा कहां से आ रहा होगा, पैसा आ रहा होगा किसी और कंट्री से, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया से. सो पैसा इंडिया में कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से. ऑस्ट्रेलिया में पैसा कहाँ से आया सर? फिनलैंड से. फिनलैंड में पैसा कहाँ से आया? ब्राज़ील से. और ब्राज़ील से पैसा कहाँ से आया? सो अगर ये सब पता करने की बारी आती है, ये सब पता करने की बारी आती है, तो अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम ये होती है सर कि दिक्कत यहाँ आएगी कि कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कंपनी में पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पता करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है. सो पीपल इन्वॉल्व इन टू दिस थिंग. देन थर्ड एग्जाम्पल इज बेसिकली द शेल कंपनीज. Now I guess ये तो सबको पता ही होगा, शेल कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनीज. पीपल मेक अ कंपनी जस्ट फॉर अ टैक्स इवेजन. एवरीवन हैव कवर्ड. याद है आपको इनिशियल टॉपिक्स, दिनशा वाला केस? आई होप यू रिमेंबर दिस केस ऑफ दिनशा. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दिनशा? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दिनशा, है ना? व्हाट ही डिड, ही इनकॉर्पोरेटेड 4-5 कंपनीज एंड द मेन मोटो ऑफ द कंपनी वाज टू टैक्स इवेड. व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर? What happens in the case of Guilford Motor? He incorporated a company just to do the improper conduct. What happens in the workman of Associated Rubber Industry Limited? एरिल वाले केस में क्या हुआ था? उसे कंपनी बनाई सो दैट लोगों को टैक्सेशन ना दे पाए या लोगों को बोनस ना दे पाए. सो पीपल इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बिकॉज ऑफ
because of wrong activities, wrong intention. So these basically are the 2-3 reasons why we can understand, okay, there is somehow a background of SBO. This is somehow a benchmark of SBO. But ये सब अभी आ रहा है. उसके पहले भी there are multiple reasons why the SBO concept came into picture. So SBO is very, very, very important concept. Please understand, because the moment you will become a professional, you will serving as a company secretary or a chartered accountant or a lawyer, whatever. You can be in a company as an employee or you can be a practicing professional. In any case, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है ये बताने में कि हाँ यार गड़बड़ कहाँ हुई है, कंपनी की ट्रू ओनर कौन है ये पता करना बहुत बहुत जरूरी होता है. एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ SBO, right? So I'll take you to some PPTs and we will discuss about this. ठीक है, एक बहुत सीनियर कंपनी सेक्रेटरी है विनोद कोठारी जी, ठीक है, उनके गाइडेंस के अंदर में ये कंटेंट पूरा बना हुआ था. ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ SBO. SBO के केस में क्या होता है, ठीक है ना. सबसे पहले टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू इज देयर इज अ कमिटी कॉल्ड एज FATF. I hope you can see the full form. Financial Action Task Force. Read these 4 words again. Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. So what happens in that? Basically उसमें ऐसा होता है कि आप लोगों को क्या पता करना. एक कमिटी बनाई गई थी बहुत पहले बनाई गई थी कमिटी. एंड दैट कमिटी वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि कहाँ पर फाइनेंशियली गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पर फाइनेंशियली हेराफेरी हो रही है. सो ये पता करने के लिए कॉन्सेप्ट आया FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट. ये 4 बातें यहाँ पे कवर होती है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर. In order to promote corporate transparency, and the second word which I right now told you, to prevent the misuse of corporate vehicle for the purpose of corruption. देन दिनशा वाला जो केस था, कौन सा वाला, टैक्स इवेजन, देन मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब के लिए FATF ने रिकमेंडेशन दिया. FATF gave the recommendation and a series of recommendation of transparency and beneficial ownership of legal person and arrangements. So I hope you understood the basic backgrounder कि how this concept came into picture. ये पिक्चर आया कहाँ से सर, समझ लो फिर से अच्छे से. ये जो PPTs आप सामने देख रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज और शेल कंपनीज, इन तीनों के लिए पता है क्या होता था. पीपल यूज टू यूज कॉर्पोरेट नेचर, कॉर्पोरेट को यूज किया जाता था गलत काम करने के लिए. तो हमको ये पता करना है कि सर इस कॉर्पोरेट के पीछे रियल पर्सन कौन है. तो कल आपको शायद याद होगा, कल क्या नाम उसका, निगत ने आपको शायद याद होगा कि चैट पे कमेंट किया था कि सर ये टॉपिक किसके लिए आया हुआ है. ये टॉपिक आया हुआ है इंडिविजुअल के लिए पता करने के लिए, टू फाइंड आउट द रियल इंडिविजुअल बिहाइंड दिस. सो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो सामने में, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होता है. और कॉर्पोरेट आपको सबको पता है, कॉर्पोरेट सब क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कॉर्पोरेट एक आर्टिफिशियल पर्सन है. और कॉर्पोरेट अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो कॉर्पोरेट क्या नहीं कर सकती, गलत काम नहीं कर सकती. ये जो फ्रॉड आप देख रहे हो, ये फ्रॉड किसने किया होगा सर, कंपनी ने किया होगा क्या, नहीं सर, उसके पीछे किसी छुपे हुए पर्सन ने, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, किसी छुपे हुए पर्सन ने ये फ्रॉड करा होगा. और ऐसे में वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप एक्सप्लेन इन सेक्शन 3 ऑफ गाइडेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ये जो बुक आप देख रहे हो, ये बुक के अंदर में इन्होंने समझाया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है बेनिफिशियल ओनरशिप का. मैंने आपको कल जाने के पहले भी एक आइडिया दिया था कि बेनिफिशियल ओनरशिप क्या हो सकती है. मैं अपने डॉटर के लिए शेयर बाय कर सकता हूं, यस सर, इट कैन बी एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप. ये भी हो सकता है. एक ट्रस्ट के लिए बाय कर सकते हैं, ये भी हो सकता है. अच्छा, व्हेन आई एम बाइंग फॉर माय डॉटर, इट इज अ गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन, सो डेफिनेटली इट कैन बी गुड इंटेंशन, बट देयर आर सम पीपल हु विल यूज इट फॉर सम बैड इंटेंशन. There are some people who will use it for bad intention. So what I'm trying to say, there could be the cases, there could be the situations where people use the corporate entity, the corporate wheel for the bad activities. Right guys? So India committed to FATF. बहुत ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत लाइन से ध्यान सुनना. India committed to FATF about putting a place of SBO rule before Companies Act 2013. So FATF कमिटी जो थी ये बहुत पहले आई हुई है. दिस टास्क फोर्स जो है ये बहुत पहले आया हुआ था. और इंडिया ने
और इट इज नॉट अबाउट द अगेन बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, इट वॉज committed by government of India to the FATF that we will put these clauses of SBO in Companies Act. Now it was proposed to be putting in a which act, 56 Act, वो हुआ नहीं, फिर 13 Act आया, उसके बाद भी उसको फेज आउट करते करते 17 में ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया अच्छे से कि सर देयर शुड बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। आई होप आपको अब तक के 10 पीरियड में एक बैकग्राउंड आया होगा और अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी बाउंसर होगा कई लोगों को। बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ये टॉपिक बहुत बहुत बड़ा है और आने वाले घंटे भर में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर SBO कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स ब्रेन टू अंडरस्टैंड इट। तो थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, अच्छी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, इजी वाली चीज़ें जल्दी आ जाती है, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है बॉस, ठीक है ना। एनीवेज, सो दिस वाज दैट। देयरफॉर कॉन्ट्री टू पॉपुलर नोशन, सेक्शन 90 इज नॉट कंसर्न विद डोमेस्टिक इशू एज ब्लैक मनी, शेल कंपनीज एक्सेट्रा, एंड दे हैव बेसिकली एनहांस्ड इट टू वेराइटी ऑफ नेचर। मतलब सिर्फ ब्लैक मनी, मैंने बोला ना आपको, सिर्फ ब्लैक मनी, शेल कंपनी, इतना रख के इन्होंने और वाइडर कर दिया सेक्शन 90 को, जो हम लोग आज पढ़ने वाले। राइट, चलिए आगे आते बच्चों। इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया है मैंने आपको, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप अच्छे से देख पाओगे इसको, ठीक है ना। आई वांट यू टू सी द कंप्लीट फ्लो चार्ट। लेट मी रिमूव दिस लोगो ऑल्सो। या इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन बेनिफिशियल ओनरशिप। आई होप आप देख पा रहे होंगे। 1990 में शुरू हुआ था इसका बारे में। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इंटरेस्ट, नॉट ओनली इंडिया। मैं जैसे अगर मैं बात करूं यूके में, तो जैसे इंडिया में वी कॉल इट SBO, यूके वाले बोलते हैं PSC, राइट। वहां के अलग मीनिंग होता है। कोई कंट्री बोलती है UBO, इंडिया में भी UBO बोलते हैं। UBO मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। PSC मतलब बेसिकली PSC, सॉरी ये लिख दिया ना शायद, PSC, पर्सन्स इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। व्हाट यूके पीपल से PSC, सिग्निफिकेंट कंट्रोल, पर्सन्स इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। सम कंट्रीज कॉल UBO बट इंडिया कॉल SBO। देखो यहाँ पे UBO लिखा है मैंने, आई होप देख पा रहे होंगे आप लोग, UBO। तो ये कुछ लोग UBO बोलते हैं, कुछ लोग PSC बोलते हैं, बट एक अलग अलग जर्नी थी। स्टार्टेड विद 1990 एंड दे गेव फर्स्ट रिकमेंडेशन। सोचो जरा कब की बात है ना। देन फिर 2000 में G7 समिट हुआ था सॉरी, उसमें सारे कंट्रीज ने ये बात पे डिस्कशन किया था। 2019 में UN ने उसको एक्सेप्ट किया। G20 में प्रिंसिपल्स बनाए गए। ऐसे करते 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 17 की अगर मैं बात करूं, लास्ट में जब हमारे कंपनी एक्ट में इसको मंजूरी मिली और इसकी एंट्री हुई सेक्शन नंबर 89 और 90 में, जो हम लोग पढ़ते हैं और जो हमारा सिलेबस में भी आता है, ठीक है। तो आई टोल्ड यू, देखिए PSC, पर्सन्स विथ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, PSC, ये लोग बोलते हैं, इनका कंपनी अलग अलग है, वहां पे नाम दिया गया है, बट सर वहां पे कितना परसेंट माना गया है, ये वर्ड पे ध्यान देंगे, 25%। आई होप आप देख पा रहे होंगे। मैं अगेन फुल स्क्रीन कर देता हूं सो दैट आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है ना। 25% का इन्होंने क्या दिखाया यहाँ पे, कंट्रोल रखा है। जो बंदा कितना शेयर होल्ड करेगा किसी और कंपनी में, 25%, उसके पास क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहां पे भी कितना परसेंट है, 25% है ना। वहां पे भी नाम सिर्फ क्या होता है, BO, वहां पे अलग कंसेप्ट है। फिर अगर ब्राजील की बात करें तो वहां पे नाम लिखा होता है फाइनल बेनिफिशियरी, एंड ऑफ द डे फाइनल होल्डर कौन है उसका नाम वहां होता है। यूरोपियन में ये होता है। बट सर अगर वहां पे आप बात करेंगे तो कितना परसेंट बोला गया है, 25। तो एक बात तो बहुत कॉमन है बच्चों, आप भले ही देखो, पढ़ना तो हमको इंडिया का है, बट आपको मुझे सिर्फ साबित ये करना है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये समझता है SBO इज वेरी सेंसिटिव कंसेप्ट। SBO बहुत सेंसिटिव कंसेप्ट है, और सिर्फ इंडिया नहीं, every country in the world knows about this SBO. Though they have different names, obviously, though they have different acts of their country, but then the percentage everyone kept is 25. What they say, if मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, अभी जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है ना। चलो जल्दबाजी नहीं करते, मैं आपको ढंग से बताऊंगा। मैंने बोला ना 1 घंटा दीजिएगा मुझे, 15 मिनट दे दिए आपने, और 30-35 मिनट दीजिएगा, पूरा का पूरा आफ्टर 1 आवर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और रिमेनिंग 1 आवर पे हम लोग जाएंगे हमारे कंपनी एक्ट के नोट्स वगैरह पे, ठीक है, आखिरी में जाएंगे। ओनरशिप ऑफ शेयर्स, देखिए ओनरशिप ऑफ शेयर्स कैसे माना जाता है, सुनिए अच्छे से। कैसे मानेंगे हम लोग, कैसे मानेंगे लीगल और बेनिफिशियल ओनर के बारे में।
याद है मैंने आपको कल बोला था कि तुषार पहाड़े ने अपने डॉटर को क्या कर दिया, शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, या मैंने डॉटर के नाम पे बाय किए। तो तुषार पहाड़े कौन होगा लॉ की नजरों में, लीगल ओनर, पर मेरी डॉटर कौन होगी, बेनिफिशियल। ये जो भी एग्जांपल दिया मैंने बहुत अच्छे सेंस में दिया, सो दैट मैं चाहता हूं कि बड़े होकर जब मेरी डॉटर, मेरी बेटी बड़े होकर के पढ़ाई करना चाहे, अब आप लोग तो क्या हो, अच्छे हो, आप लोगों ने अपने माँ बाप को तंग नहीं किया, बोले हमको सीएस करना है। अब सीएस में खर्चा आता है कितना है, कितना खर्चा आता है सीएस में, है ना। फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पैसा आता है, एग्जीक्यूटिव में 20-25 हज़ार के लेक्चर्स, 10 हज़ार की फीस, है ना, इंटर लेवल पे, और फाइनल लेवल पे फिर 25-30 हज़ार की कोचिंग, पूरा मिला करके 1 लाख रुपए में आपको क्या बन जाता है, सीएस हो जाता है। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमको 2 लाख लग गए, वो क्या श्रद्धानुसार है। कोई बंदा अगर अटेम्प्ट देगा, कोचिंग पे कोचिंग लगाएगा तो बात अलग है, तो फिर 2 लाख 3 लाख भी लग सकता है, बट अदरवाइज 1 लाख रुपए में एक प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स पूरा कर सकते हैं। और वो भी पता है आपको, व्हेन यू डू ट्रेनिंग, व्हेन यू डू आर्टिकलशिप, वो भी वसूल हो जाता है ट्रेनिंग करते करते। इतना तो सस्ता कोर्स है हमारा, और आपके माँ बाप लकी है इस मामले में कि आपने परेशान नहीं किया। बट मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा बड़े होके वो बोलती है मुझे IIM से या फिर हार्वर्ड जाना है, ये जाना है, वो जाना है, तो मैं तो लुट गया। इतने पैसे तो मुझे क्या करने पड़ेंगे अभी सही बना के, और मैं तो बना के रखूंगा ही। और आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे किया होगा, वो तो अच्छी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया, बट आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए डेफिनेटली क्या किए होंगे, प्रोविजंस किए होंगे, और मैं भी करूंगा अपनी बेटी के लिए। तो वो बोलना चाहे तो मैं चाहता हूं कि सर मैं क्या बना लूं अपनी बेटी के नाम पे, बेनिफिशियल ओनरशिप। आई विल पुट सम अमाउंट इन दैट, एंड व्हेन शी विल ग्रो फॉर हर स्टडीज, फॉर हर मैरिज, वट एवर जो पैसा लगेगा मैं जमा करके रखूंगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो मेरा कितनी अच्छी सोच है सर, कितनी अच्छी नीयत है मेरी, बट यही नीयत हर लोगों की नहीं होती है। कुछ लोग कंपनी पता है क्यों बना रहे हैं, कुछ लोग पता है क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जो हमने बात की, ठीक है ना। जनरली स्पीकिंग द वन हु इज द लीगल ओनर इज ऑल्सो बेनिफिशियल ओनर। जनरली मतलब क्या होता है सर, 90%। अगर आप किसी कंपनी में शेयर बाय करते हो तो उसका ओनर कौन होगा, आप ही होंगे। अगर आपने ये लेक्चर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके सब्सक्राइब करने के बाद उसके ओनर कौन हो, आप ही हो। सब कुछ में आप ही हो। 90% केसेस पे ऐसा ही होता है, बट देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पे ऐसा नहीं होता। देखो, नॉमिनल ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। कुछ एग्जांपल में नॉमिनल मतलब नाम मात्र। नॉमिनल ओनर इज वन हु इज सिंपली नेमसेक ओनर and does not hold any beneficial interest. Sir, what is beneficial interest? Anyone can tell me beneficial interest का मतलब क्या था? बहुत easy word है. Anyone can unmute and tell, or anyone can comment and tell me beneficial interest का मतलब क्या? मतलब कौन सा interest मिलने वाला है? कौन सा interest? What is the meaning of beneficial interest in that? Yes, Deepa? So Deepa here. Yeah. So beneficial owner is someone who is going to get what do you call the fruits of whatever has been done. Like Example? you have deposited some money in your daughter. Hmm. You will be the legal owner of her. But then what benefit she will be getting? What benefit? She is the And that end of the day, I am not depositing. I am buying shares. So, yeah, Deepa. your shares, amongst your shares benefit or something like Okay, fine. amount which is going to her. Okay, fine. Anyone else? Okay, Deepa, fine. Anyone else? Anyone try to speak up? What is the concept of beneficial interest? ऐसा क्या मिलने वाला है मेरी बेटी को? When I am talking all this thing, if I am becoming a nominal owner and my daughter will become a beneficial owner or beneficial interest, what she is supposed to get actually? बहुत simple answer है. Deepa tried to say some fruits and all, but then, हाँ आवाश. Your daughter will be in monetary benefit, sir. Example. She will get the, sir, in case of dividend, sir, she will get the dividend, Perfect. sir. You will Right. get the dividend. More. Thank you, sir. More examples. So she can use it in the way she wants. Like if she wants to study, she can use it, or she can use it for her management. No, that's okay, Deepa, that's okay, fine. So listen to me, the answer is very simple. Whenever the company will distribute bonus, she will get. Whenever the company will distribute the right shares, she will get. Whenever the company offers the buyback, she will get. Whenever the company, the way Abbas said, whenever the company will give dividend, she will get. I am talking about beneficial interest. Whatever will arise,
whatever fruits, so whatever Deepa said, fruits, but then I wanted the meaning, names of the fruits, mango, apple. So similarly, in our example, what is fruits? So dividend, bonus, rights, buyback, voting rights, right to attend AGM, whatever benefits are there. Tushar Party is only liable to pay one thing, that is call money. मेरा काम पैसा भरने का है, मिलने का काम किसका है? बहुत सिंपल सा आंसर है. If you want to give something to the company, listen to me very carefully. If you want to give something to the company, Tushar Party will give. If you want to receive something from company, simple. If you want to give something to the company, अगर कंपनी को देना पड़ रहा है, सर कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स ड्यू, जो भी होगा, अगर कंपनी को देना है तुषार पहाड़े देगा, कंपनी से लेना है मेरी बेटी को मिलेगा. वेरी सिंपल इज दैट. बट सर क्या मिलेगा? तो आपको तो पता ही अच्छे से सर, हम सेक्शन नंबर 89 में आ चुके हैं. वी हैव कवर्ड इन सेक्शन 62 राइट शेयर्स, सेक्शन 63 बोनस शेयर्स, सेक्शन 68 बायबैक. जब कंपनी बायबैक ऑफर करेगी सो दे विल गेट, सो शेयर्स विल बी गिवन टू दैट पर्सन. शेयर्स पे जो इंटरेस्ट है, हर टाइप का इंटरेस्ट, सिर्फ पैसा नहीं, फिर वोटिंग राइट भी तो आता है, एजीएम में जाने का हक ये भी तो आता है. वो अलग बात है कि मेरी जो डॉटर है वो माइनर है, विल शी गो एंड अटेंड द मीटिंग एंड विल शी वोट? नहीं, आई विल गो, दैट्स ओके. बट हर बार थोड़ी एग्जांपल में डॉटर ही होगी सर. इज इट कंपल्सरी दैट एवरी एग्जांपल द बेनिफिशियरी इज डॉटर और माइनर? नो, इट इज इन गुड सेंस. बट व्हाट अबाउट इन दिस सेंस? यहां पे सर कोई डॉटर वॉटर नहीं होती, यहां पे सर कंपनी होती है. ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, यहां पे सर स्कैम होता है. मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. इतना ईमानदारी से अगर काम होता, इतना इनोसेंट होता, इतना प्योर लव एंड अफेक्शन होता कि मैं अपनी बेटी को शेयर दे रहा हूं और मेरी बेटी बड़ी होके इतना अच्छा होता तो सर सेक्शन नहीं आता. ये तो मेरी अच्छी सोच है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको. बट पीपल आर नॉट हैविंग दिस मेंटालिटी, पीपल हैव दिस मेंटालिटी. जैसे नहीं कि जैसे क्रिमिनल या टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, देयर आर कंसेप्ट्स ऑफ स्लीपर सेल. व्हाट इज स्लीपर सेल? वो बंदा खुद भी मर जाएगा और लोगों को मारेगा. उस टाइप के लोग एसबीओ बनाते हैं सर. तो मैं जैसे अपनी इंडिया में मैं अपनी बेटी को यूज कर रहा हूं अच्छे के लिए, यही एग्जांपल टेररिस्ट लोग अपने बेटे को यूज करेंगे, बेटी को यूज करेंगे सर मारने के लिए लोगों को. बात समझो. सो अंडरस्टैंड, जितना अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूं उतनी अच्छी दुनिया नहीं है, उतना अच्छा लॉ नहीं है. सो ये एग्जांपल था जस्ट टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. ठीक है, ये रियल आंसर नहीं है. देखिए देखो बेनिफिशियल ओनर इज वन हु इज नॉट अ नॉमिनल ओनर बट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप. और बेनिफिट्स मतलब यार आप, आई होप इस लेवल पे आपको मैं ये सब बताऊं कि डिविडेंड, बोनस, राइट्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या मिलने वाला है. मिलने का काम बेनिफिशियल का, देने का काम क्लियर. अच्छा, इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होने वाला है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर ये पढ़ाने से अच्छा मैं आपको दिखा के बताता हूं, ठीक है ना. चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको बता चुका हूं कि हु आर बेनिफिशियल ओनर्स. लॉ ने क्लियरली बता दिया है कि एज पर एफएएफटी के एफएटीएफ के हिसाब से बताया उन्होंने कौन होता है. आरबीआई के हिसाब से केवाईसी में उन्होंने डिफाइन किया है और सेबी ने भी डिफाइन किया है. तीनों ने डिफाइन किया. तो मैं इसको तीनों को समराइज करके पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना. Sanjay Pratapji says, is it same as in case of shares held by minor? What? Almost things are same, but minor की किस में? Again, my daughter will not go and attend the board meeting. General meeting. She will not go and attend the general meeting. She will not go and vote there. She will not appoint proxies. So end of the day, that will be done by guardian, which I told you yesterday also. Guardian का नाम होता है, ठीक है, तो वो अलग बात है. हाँ, what is FATF ने क्या बोला? बॉस ध्यान सुनिएगा, यहां शुरू होता हमारा मेन टॉपिक. FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने क्या बताया बेनिफिशियल ओनर के बारे में? दे से अ नेचुरल पर्सन इज अल्टीमेटली, जो मैंने को पहले बोल दिया, कंपनी कुछ ओन नहीं करती सर. अगर कंपनी कर भी रही है तो पीछे में कुछ गिल्टी माइंड, कल्पिएबल होमिसाइड, कुछ गिल्टी माइंड वाले लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना. They are there who ultimately owns or control the customer or the natural person on whose behalf the control is conducted. So control मतलब समझ में आ गया होगा कितना परसेंट बच्चों? I don't think आपको बताने की जरूरत पड़ेगी. फटाफट से बताइए कितना कंट्रोल होना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए. I am very much sure I have taught you properly indirectly.
कितना परसेंट कंट्रोल होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए? यस पूजा, वेरी गुड. ट्विंकल, खुशबू, वेरी गुड. 25%. वी हैव डिस्कस्ड इट इनडायरेक्टली एंड आई टोल्ड यू, इंडिया हो या वर्ल्ड हो, हर जगह पर कंट्रोल में कितना बोला गया है? 25%. ठीक है, वो हम लोग बात करने वाले हैं. फर्दर इट इज एक्सप्लेन दैट अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल में कौन आता है? सो ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज करेंगे थ्रू द चेन ऑफ ओनरशिप. मैं आपको चेन भी पढ़ाने वाला हूं अभी, और बहुत मजा आएगा आपको चेन देखने के बाद किस तरह से रियल लाइफ में काम होता है. ठीक है ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी. सेबी ने कुछ बताया है, व्हेन यू नो अबाउट केवाईसी, केवाईसी के मुताबिक आपको बताना पड़ता है पैन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, सब कुछ, तो वहां से मालूम पड़ता है. ठीक है ना, और आरबीआई के हिसाब से भी मैंने बता दिया, सेम आंसर ही है. चलो यहां से ध्यान देते हैं सबसे पहले, बहुत इजीली. ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप देख पा रहे होंगे. आई एम वेरी मच श्योर कि आपको विजिबल होगा. सिंपल इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, सिंपल इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग. देखिए हमारी जो कंपनी है वो ए लिमिटेड है. कैसे आप बोलेंगे कि सर ए लिमिटेड में एक्स का कंट्रोल है और जेड का कंट्रोल है? देखिए एक्स का कंट्रोल है क्या जेड लिमिटेड में, सर ए लिमिटेड में? क्या एक्स का कंट्रोल है? यस सर, बिकॉज एक्स कितना होल्ड कर रहा है? आई होप यू कैन सी दैट 30%. आई एम श्योर यू आर वॉचिंग इट थ्रू द लैपटॉप, एल्स व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप देख पाओ अच्छे से. ठीक है ना, हाँ जी. कितना होल्ड कर रहा है एक्स ए लिमिटेड में? 30%. 30 मतलब कितना हो गया सर? ऑब्वियसली मोर देन 25%. तो कैन वी से एक्स इज अ डायरेक्ट ओनर ऑफ ए लिमिटेड बाय होल्डिंग 30%? यस सर, परफेक्ट. अब बी कितना होल्ड कर रहा है ए में सर? बी कितना होल्ड कर रहा है ए में? हाउ मच बी इज होल्डिंग इन ए? %70%. हाउ मच बी इज होल्डिंग इन ए? 70%. तो क्या, अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या बी ए की होल्डिंग कंपनी हो गई, या क्या बी ए में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या एसबीओ है क्या? आर यू विद मी? मुझे लगता है मुझे सामने आना ही पड़ेगा आप लोगों की, क्योंकि क्या है इसमें मेरा फेशियल एक्सप्रेशन या मेरा एग्जाम्पल लेने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. देखो ए तो है ही है. अगर ए के पूरे 100% शेयर्स है, 100%, तो 100 में से 30 कौन होल्ड कर रहा है? सर एक्स. एक्स कौन है ए कंपनी में? बेनिफिशियल ओनर. कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है. बट कौन सी कैटेगरी में आएगा? आई होप आपको मैंने बताते हैं, यहाँ पे एक वर्ड था, कहां गया ये वाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, तो यही हम लोग बात कर रहे थे. लेट मी कम हियर. सो एक्स का क्या है? एक्स का क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है ए लिमिटेड में. और बी में कितने होल्ड किए हैं? 70%. तो सर बी का भी डायरेक्ट है, बी का भी डायरेक्ट है. अब यही तो मजा आएगी आपको समझने में. सर बी ने कंट्रोल तो ए में किया है, बट बी की कोई औकात ही नहीं है. सर क्या बात कर रहे हो? ए में एक्स से 30% लिया है, उसकी औकात है, और ए में बी ने 70% लिया है, उसकी कोई औकात नहीं है. कोई औकात नहीं है, क्योंकि बी जो कर रहा है वो किसके बोलने पे कर रहा है? जेड के. क्योंकि जेड ने क्या किया है? बी में 100% कंट्रोल किया है. तो बी कौन है? चमचा है. किसका? जेड का. चमचा बोलो, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी. बी सब्सिडरी है जेड की, और बी जो कर रही होगी किसके बोलने पे कर रही होगी? जेड के. तो जेड कौन है? एक्चुअल ओनर है. किसका? ए लिमिटेड का. आप समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे हल्का हल्का सा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. ओनर आपको कौन दिख रहा होगा शायद? बी लिमिटेड. बट सर बी तो एक पपेट है, बी तो सर एक बहाना है. रियल में कौन है? रियल में कौन है? मिस्टर जेड. रियल में कौन है? मिस्टर जेड. यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बता दीजिए. Z is an indirect owner of A Limited because he is holding 70%. But sir, Z is not holding 70. Logically, Z is not even holding a single share in A Limited. Z ने A में सिंगल शेयर भी होल्ड नहीं किया है. फिर भी Z कौन है A Limited में? कौन है A Limited में? ओनर है. यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? Z ओनर है? यस सर. कौन से वाले कैटेगरी में? सर डायरेक्ट. और बी ओनर है क्या? यस सर. बी भी कौन सा ओनर है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट?
बी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बी 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 डायरेक्ट इनडायरेक्ट? आदित्य भाई, बी 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 डायरेक्ट है। अबे डायरेक्ट तो दिख रहा है, ये बी डायरेक्ट तो लगाया है, बी डायरेक्ट है, बट बी की कोई औकात ही नहीं है, बी की तो कोई औकात ही नहीं है। और जेड जो है वो इनडायरेक्ट है, सामने में लोगों को मालूम ही नहीं है जेड के बारे में। मतलब अगर आप ए का क्या खोलोगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कल का सेक्शन याद होगा ना 88, अगर आप कल के सेक्शन के मुताबिक क्या खोलोगे, बी कंपनी ए लिमिटेड का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मुझे इतना बताइए ए लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ये जो अगर मैं आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना के दिखाऊं, जानते हैं कल के एग्जांपल के हिसाब से, तो यहां पे किसका नाम लिखा होगा 1 और 2, यहां पे किसका नाम लिखा होगा? पहला मेंबर कौन है कंपनी का? सर एक्स लिखा होगा, है ना? पहला नाम लिखा होगा एक्स का। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे दिखेगा। पहला नाम होगा एक्स का, दूसरा नाम किसका होगा? जेड का। दूसरा नाम किसका होगा? जेड का कि बी का? दूसरा नाम किसका होगा यहां पर दूसरे में? ये सॉरी इधर, ये किसकी है? ए लिमिटेड की रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। किसका नाम होगा? वेरी गुड, नाम बी का होगा। तो दुनिया को क्या लगता है? दो लोग होल्डर है। ये कितना होल्ड कर रही है? 30%। ये कितना होल्ड कर रही है? 70%। एंड पीपल विल थिंक अरे वाह कितनी अच्छी बी कंपनी है, बी कंपनी ऐसी, बी कंपनी वैसी, बी कितनी होशियार है, बी कितना, बी की कोई हैसियत ही नहीं है। ब्लंट भाषा में, लोकल भाषा में, टपोरी भाषा में, बी की कोई औकात नहीं है। पर सर मालूम ही तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तभी तो बताया था यहाँ पे सब फिर एंट्री आएगी और सर यहाँ पे जेड का नाम कहीं ना कहीं आएगा जो कि क्लैरिफाई करेगा कि जेड कौन है, एक्चुअल ओनर है। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ए लिमिटेड का जेड के हाथ में। ये बात अगर आप समझ जाए जितनी जल्दी उतनी जल्दी ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आई गेस अभी तक के थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। आई एम वेरी मच श्योर स्टडी में बोर हुआ होगा, सर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 15-20 मिनट थोड़ा अजीब लगा होगा। नेक्स्ट 10 मिनट में ये जब एग्जाम्पल आ रहा है उसके बाद हल्का सा इंटरेस्ट आने लग गया होगा। आप तो सर शुरुआत हुई है, सुनना मेरी बात, क्योंकि मैं पूरा गारंटी देता हूं आपको। मैंने पहले बोल दिया था 1 घंटा लगेगा, तो शायद से इतनी आपको कॉन्फिडेंस है अपने पर, तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ा देते अच्छे से? मेरे को कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं है कि मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस इस टॉपिक के डेप्थ पर है। ऊपर से बताने में टाइम लगता नहीं है, बट डेप्थ में घुसने में टाइम भी लगता है, जिगर भी लगता है, ठीक है ना? ये तो सर आप पगला जाओगे अब। निगत सेज सर अंडरस्टूड द कंसेप्ट। बेटा अगर जिसको लगता है समझ में आ गया है, ये समझा के दिखा दो। ये अगर समझ गया तो बात खत्म हो गई। इट्स अ मैट्रिक्स, खतरनाक मैट्रिक्स है। लेट मी सी कितने लोगों को समझ में आ चुका है। मैं आपसे पूछ ही रहा हूं, मुझे पता है कि आप में से कई लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे ये देखने के बाद। ये सिंपल नहीं है। ट्राई करना है कि बता दूं, क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला है। लेट मी चेंज दिस, मैं हटा भी देता हूं नीचे का भी टिकर, सो दैट आप पूरा देख पाओ। ठीक है, अब आपको पूरा कट टू कट दिख रहा होगा। यस, इट इज कॉम्प्लेक्स। ये बताने, ये आपके पढ़ने की बस की बात नहीं है, बट ये समझ गया ना बच्चा, ये अगर समझ गया ना बेटा, मतलब आप जाके किसी से भी बहस कर सकते हो मार्केट में, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब किसी भी प्रोफेशनल से बहस कर सकते हो। बच्चे की तो बाकी जहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हो कहीं और, वो तो सर खड़े भी नहीं रहने वाले इसके सामने, आपकी नॉलेज के सामने। ये मेरा वादा है आपसे। और आप डेमो करना आज की आज, ये पढ़ने के बाद डेमो करना और बात करना अपने किसी भी दोस्त से कि सर आपको व्हाट इज यू नो अबाउट, या ये एग्जाम्पल फोटो लिख करके पूछना, ठीक है ना? एनीवेज, ये हमारी टारगेट कंपनी बच्चों, ध्यान सुनना, ये टारगेट कंपनी है, ठीक है? इस पर किसने होल्ड किया है? इस पर किसने होल्ड किया है? पी ने होल्ड किया है कितना परसेंट? 50%। क्यू ने होल्ड किया 50%। तो एक जो भी नाम है, लेट्स इसका नाम भी लिख देता हूं ना मैं, इसका नाम भी लिख देता हूं, ठीक है ना? ये कंपनी का नाम है क्यू लिमिटेड, है ना? नाम कंपनी का है क्यू लिमिटेड। अब क्यू लिमिटेड में कितने ओनर है सर? 2 ओनर है, पी और क्यू। नहीं, क्यू लिमिटेड कैसे हो जाएगी फिर? सॉरी,
लेट मी राइट इट आर लिमिटेड, हाँ आर लिमिटेड, हाँ जी। तो कितने लोग हैं टारगेट कंपनी में? कितने लोग हैं टारगेट कंपनी में? सर 2 लोग हैं, पी और क्यू। कितना होल्ड किया पी ने? 50%। कितना होल्ड किया क्यू ने? 50%। सर ये कौन से लोग हैं कंपनी के? ये ओनर है दिखने के लिए, बट डू यू थिंक सर ये रियल ओनर है? सर कहीं से भी नहीं, क्योंकि अब सर देखना पूरा कचरा कहां से होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे सर 4 कंपनी है एक्चुअली, ठीक है ना। P1, P2, P3, ये P3 भी कॉमन है, और P4, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान से सुनिएगा। अब P1 ने क्या किया, सुनना अच्छे से। P1 ने क्या किया है, 100% शेयर किस पे होल्ड किया है? ए लिमिटेड में। मानते हो इस बात को? मैं डायरेक्टली यहां से बनाना चालू करता हूं। P1 ने ए में कितना होल्ड किया है, और मुझे तुरंत सबका यस यस और नो नो चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा बोलो करते जाओ कि मैं अब जब पढ़ा रहा हूं तो आप क्या करते जाओ, बीच बीच में बोलते जाओ, ठीक है ना। आप भी बोलते जाओ साथ में। क्या P लिमिटेड या P1 ने ए लिमिटेड में 100% होल्ड किया है? दिख रहा है आपको? हाँ सर 100% होल्ड किया है, बराबर 100% होल्ड किया है। सेम P2 ने किस पे होल्ड किया है? बी लिमिटेड पे 100%, हाँ सर। और सेम P3 ने किस पे होल्ड किया है? सी लिमिटेड पे, बराबर। यानी कि यह समझ लो आप, ये समझ लो कि P1, P2, P3 सबसे मेन आदमी है। उन्होंने पहले अपने अपनी क्या बनाए, अपने क्या बनाए? 2 पंटर 3 पंटर खड़े किए। P1 ने किसको खड़ा किया? ए को। P2 ने किसको खड़ा किया? बी को। P3 ने किसको खड़ा किया? सी को, बराबर। ये 3 कंपनी यहां पर आई है। अब इतना रुकना सर, P4 भी तो है, नहीं रुक जाओ, P4 पे बाद में आते हैं, P4 पे बाद में आते हैं। और सर नीचे वाले पे तो P3 एक बचा है, हाँ उस पर भी बाद में आएंगे, उस पर भी बाद में आएंगे, ठीक है ना। ओके, अब ए ने क्या किया, सुनना। ए ने क्या किया है, पी लिमिटेड में कितना होल्ड किया है? 0.43%, बस। हाँ सर बस, केवल 0.43% होल्ड किया है ए लिमिटेड ने पी पर। आप देख रहे हो डायग्राम ना, आई होप आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा। ए ने पी लिमिट में 0.43% होल्ड किया हुआ है, ओके सर। अच्छा, बी कंपनी ने कितना होल्ड किया हुआ है? 69.5%, 65.5%, सॉरी। और सी ने कितना होल्ड किया है? 29.07। मतलब जो पी कंपनी है, अगर डायग्राम के हिसाब से बात करें तो कितने परसेंट थे सर? एक था 0.43, एक था 65.50, और तीसरा कितना था बच्चों? 29.07। इफ यू टोटल इट, क्या ये 100% आएगा? सर आएगा सर, 100% आ जाएगा शायद, ठीक है। नहीं 100 नहीं आएगा, 95 आएगा, 95 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा, 95 आ रहा है, बराबर ना। 95 आ रहा है सर, 100 नहीं आ रहा है, 95 आ रहा है। फिर सर 5 कहाँ गए? 5 सर ये थे कि उसी पी कंपनी में P3 ने खुद कितने लगाए? 5%। आई होप इट इज क्लियर। P3 ने पी लिमिटेड में 5% लगाए। मतलब पी कंपनी के अगर रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करूं, पी कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करूं, पी लिमिटेड के, तो पी कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं? पी कंपनी में कितने शेयर होल्डर है सर? 4। कौन कौन 4? ए, बी, सी और P3। ये मानते हो? यहां से एक बार जब हाँ बोलोगे तब आगे चलेंगे अपन। ये मानते हो क्या? P3, पी लिमिटेड में सॉरी 4 शेयर होल्डर है, ए, बी, सी, डी। हाँ सर सब लोग मानते हैं। सर ए के पास कितनी होल्डिंग है? 0.43, बी के पास है 65.50, सी के पास है 29.07 और P3 के पास है 5%। तो टोटल अगर आप करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा? 100%। सर ये तो समझ में आ गया हमको। बट इसमें किसकी डायरेक्ट होल्डिंग है और किसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है, ये बताइए। किसकी डायरेक्ट होल्डिंग है और किसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं ये इनडायरेक्टली आए हुए हैं। इनकी डायरेक्ट है वैसे तो, बट इन तीनों की है ना, इनकी डायरेक्ट है बोल सकते हैं, ये भी डायरेक्ट है, बट ये एक्चुअल वाला डायरेक्ट है, ये एक्चुअल वाला डायरेक्ट है।
और ये जो ABC है ये 3 लोगों से आए हुए हैं। ए का कौन था, आपको याद ही होगा, P1, बी का कौन था, P2, और सी का कौन था, अरे सर सी का तो P3 खुद ही था। अच्छा बेटा, मतलब P3 डबल डबल मजे ले रहा है, P3 डबल डबल मजे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, डबल डबल मजे? क्या P3 डबल मजे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एक तो खुद भी आता है और अपने आदमी को भी भेजता है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। P3 खुद भी आया और अपने आदमी को भी भेजा, बोल सकते हैं ऐसा? यस सर बोल सकते हैं। तो P3 डबल मजे ले रहा है, ए भी मजे ले रहा है, बट ए नहीं मजे ले रहा सर, ए तो पपेट है। ए के बिहाफ में कौन आ रहा है, P1, और बी के बिहाफ में कौन आ रहा है, P2, और सी तो P3 का पंटर है सर, सी तो P3 का पंटर है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अब आते क्यू पे। क्यू लिमिटेड, अरे वाह वाह वाह, क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड में एक ही कंपनी है सिर्फ पूरी, कौन, P4। क्यू में सिर्फ एक ही कंपनी है पूरी जिसका नाम है P4। और कितना लगा है P4 में, क्यू लिमिटेड में कितना है P4 का सर? 100% है। %100 है। ये भी बराबर है। चलिए, यानी मुझे लगता है मैंने सारी चीजें डिकोड कर दिया है, सारी बातें डिकोड कर दी है। बराबर? कोई भी डाउट किसी को यहां पे एक बारी, क्योंकि हम आने वाले भी फाइनल वर्डिक्ट पे। चलो ठीक है, अब मुझे बताइए सिंपल सी बात, जो हमारी टारगेट कंपनी है, कौन सी लिमिटेड है हमारी टारगेट कंपनी, इसकी कितने शेयर होल्डर है, रियल वाले शेयर होल्डर? इसमें कितने शेयर होल्डर है रियल वाले? सर 4 शेयर होल्डर है। नहीं, रियल वाले, सॉरी, रियल वाले बोलेंगे तो कौन होंगे, P और Q। रियल वाले कितने होंगे, P एंड Q, है ना? रियल वाले कितने होंगे, P एंड Q। बट हमको रियल वाले देखने हैं क्या सर? रियल वाले तो बच्चा बता देगा, बच्चा बता देगा रियल वाले। रियल वाले कौन है सर? P एंड Q। हमको कौन देखने हैं सर? रियल वाले नहीं, हमको कौन देखने हैं, बेनिफिशियल। तो सर वो पता है कौन है? क्या वो ABC है? क्या वो ABC है? इनडायरेक्ट वाले। अगर P एंड Q तो रियल वाले हो गए, बट सर उनकी तो फिर वही बात है ना, वो तो पपेट थे, वो पपेट थे। तो रियल वाले तो P एंड Q बोलने के लिए उनमें दम नहीं है। अच्छा, फिर सर दम किस में होगा, ABC में? अरे सर दम तो उनमें भी नहीं है, उनकी भी सर कोई औकात नहीं है, वो तो सबसे बड़े झंडू लोग हैं। कौन, ABC। सर झंडू मतलब, झंडू बोला है ना, मतलब कैसा सर? कम से कम PQ, कम से कम, अरे R के रजिस्टर पे कम से कम PQ नाम तो है, ABC का तो नाम भी कहीं नहीं है। तो सर रियल में 4 लोग हैं, कौन से 4 लोग हैं सर? P1, P2, P3, P4, ये 4 लोग हैं। ये बात आप मानते होंगे? यस सर। कहीं ना कहीं इन 4 लोगों ने अपने अपने दाव खेले हुए। इन तीनों ने किस पे पैसा लगाए थे? हाँ, P लिमिटेड में। और इस अकेले ने किस पे पैसा लगाए थे? बराबर ना, याद है ना? P4 ने अकेले पैसे किस पे लगाए थे? Q लिमिटेड पे। और इन तीनों ने कहां पे पैसा लगाए थे सर? P लिमिटेड में। इस तरह से करके इन्होंने चारों ने मिलकर क्या किया, P और Q को घेरा, उसके पहले ABC बनाई और वो पूरा कार्यक्रम किया। अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर? नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि आप लोग कि R लिमिटेड में किस किस का कितना हिस्सा है, ये मुझे आप बताइएगा। R लिमिटेड में किस किस का कितना हिस्सा है? टू सॉल्व दैट मुझे यहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना?
अगर मैं बात करूं आर लिमिटेड की, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि आर लिमिटेड में P1 का कितना हिस्सा है? ये आपके सामने फुल स्क्रीन है, मैं बीच में नहीं आऊंगा आपके। अब टेक टाइम है, मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूं, टेक 3 to 4 मिनट्स। मैं आपको जल्दबाजी करने नहीं बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। P1 का कितना हिस्सा है आर लिमिटेड में, P2 का कितना है, P3 का कितना है और P4 का कितना है? टेक योर टाइम, आई होप एवरीथिंग इज इन फुल स्क्रीन, आप अच्छे देख पा रहे होंगे। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, अपने टाइम के हिसाब से देखिए 3 मिनट और आराम से करिए। एंड डोंट वरी, इसके बाद मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। आई होप सब लोग कर रहे होंगे, ये आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है ना, कुछ लोग यहाँ पे आराम कर रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। फिर सोचना बोलना मत कि सर ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था या फिर समझ में नहीं आया। Deepa, you need to tell me the percentage. That's okay. If you tell the percentage, remaining we will find it out. P1, 2, 3 50% है, P4 50%। अबे नरपट भाई, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि मतलब अब ट्राई तो करो थोड़ा। P1, P2, P3 का 50% होगा ही ना, कॉमन सेंस है। हाँ, जो साक्षी ट्राई कर रही है वैसा ट्राई करके देखिए, जो साक्षी ट्राई कर रही है वैसा ट्राई करके देखिए। आई विल गिव यू द हिंट। P4 has 50%. P4 has 50%. Arun, very good Arun. Arun, I want you to unmute and tell how you came to that answer. Arun, please can you do that? My language is Kodam. I'm from Kerala. No, that's okay. If you can speak in English, definitely you can speak in English. You can tell how you came to that 32.75. I'm point P2 65.50. Right. I into 50 by 100. Perfect. Got it, Arun. Thank you. Pooja, can you unmute and tell everyone how you came to the final answer? And the answer of Pooja is almost right. Pooja Kamath. Yes, sir. Yeah, tell me. Actually, in P Limited, a total 50%
is held by ABMC Limited. True. So out of 50%, first we take out 0.43% of A Limited. Hmm. Then 65.5% into 50% when we do, we get 32.75. Hmm. And the balance will be 16.82 of C Limited. Okay. Fine. Got it. Okay. So now slowly people are coming to the answers. Khushbu is also giving the answer. Khushbu, can you tell me the answer? How first answer? Because second is everyone's right. Khushbu, क्या बता सकते हो पहला आंसर कैसे आया 0.43? चलिए खुशबू को नहीं बोलना है शायद, कोई बात नहीं. नाउ लेट्स कम टू द आंसर. आई विल शो द आंसर प्रॉपरली. सबको बताता हूं आंसर अच्छे से कैसे आया. सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली. हाउ मच P1 invested in A Limited? How much P1 invested in A Limited? Sir, 0.43. Right? How much invested P1 in A Limited? Sir, 0.43. Okay, sir. बराबर, ये डायग्राम में था ना ऐसा? नहीं, sorry. P1 invested in A Limited 100%. How much A1 invested in P Limited? 0.43, like this. हाँ. Fine. How much P2 invested in B Limited? Sir, 100%. And it is invested into P Limited. How much? We'll come to that. How much P3 invested into C Limited? We'll talk about that. And C Limited invested into P Limited. And how much in P invested into direct Q? वो तो हमारा हो गया 50%. Now let's come to one by one. Everyone listen to me carefully. ठीक है ना. P1 ने कितना इन्वेस्ट किया? 100% A में. एंड A ने कितना इन्वेस्ट किया? 0.43. किसमें? P में. So how much A is holding in P Limited? 0.43. बट सर P का कितना हिस्सा है कंपनी में? 50%. तो इनका भी कितना हिस्सा होगा? 0.43 का 50%, जिसका आंसर आएगा 0.21 या 0.22. 0.21 ही आएगा एक्चुअली. सो यहां पर सब लोग का आंसर रॉन्ग हो गया. खुशबू का, पूजा का, एवरीवन गॉट रॉन्ग हियर. द फर्स्ट आंसर इज 0.21. सेकेंड आंसर इज वेरी राइट. एंड दोज ऑल एवरीवन हु आंसर्ड 32.75, द सेम लॉजिक यू शुड हैव अप्लाइड इन फर्स्ट आंसर ऑल्सो. आपको सेम पहला में भी लगाना चाहिए था. गड़बड़ आपकी पहले में हो गई. पहले में सर क्या आंसर है? अगेन सेम. हाउ मच P2 इन्वेस्टेड इनटू B Limited? सर 100%. एंड हाउ मच B इन्वेस्टेड इनटू P Limited? 65.50. राइट. आपको क्या करना है? 65.50 है ना. हाँ बराबर. इसका हाफ करिए, कितना आंसर आता है? 32.75. ओके सर. सबसे इंटरेस्टिंग सी है. कैन एनीवन टेल मी सी आंसर? एंड डी तो सिंपल सा है 50%. अब सर कुछ लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय सब मिलाकर माइनस कर देंगे. नहीं, आई वॉन्ट सी P3 वाला आंसर. कैन यू टेल मी P3 वाला आंसर? 17.35. अरुण 17.35. ओके. सम अदर पीपल कैन टेल मी. हाउ यू कैलकुलेटेड? माइनस करके निकाला आपने? मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने जो सब किया ये क्या किया आपने? क्या आपने वो चारों को प्लस किया? मतलब टोटल 100 पकड़ा? अरे बोले सर कॉमन सेंस तो है, टोटल 100 होगा, -3 कर लो, खत्म. ऐसा निकाला क्या? ऐसा निकाला? No sir, same logic above. Okay. Okay, same logic above. Pooja, very good.
P3 ने कितना इन्वेस्ट किया है सर? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. P3 इन्वेस्टेड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, P3 इन्वेस्टेड इन C लिमिटेड 100%. हाउ मच C इन्वेस्टेड इन P? सर 29.07. बट डोंट फॉरगेट P3 ऑल्सो इन्वेस्टेड, याद है ये फ्लो चार्ट, ये वाला, P3 ऑल्सो इन्वेस्टेड इन P 5%. सो इनडायरेक्टली P3 का P में दो होल्डिंग है, एक था कौन सी वाली 29.07 थ्रू C और एक खुद की डायरेक्ट वाली 5%. सो टोटल इज 34.07%. इसका आपको क्या निकालना है? 50%. कितना आंसर आएगा? आएगा 17.04 वगैरह कुछ आ रहा है. एंड नाउ डू द टोटल, एंड नाउ डू द टोटल. सो यू विल अंडरस्टैंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर आर लिमिटेड में, अब आप वापस समझिए आखिरी में, आर लिमिटेड में 4 ओनर है सर. वैसे आर लिमिटेड में 2 ओनर है, P एंड Q, बट आर लिमिटेड में 4 बेनिफिशियल ओनर है. कौन आर लिमिटेड में 4 बेनिफिशियल ओनर है सर? P1, P2, P3 एंड P4. हाउ मच P1 हैज? सर P1 हैज हाउ मच होल्डिंग इन द कंपनी? तो आपने निकाला आंसर 0.21. आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ 0.21. P2 का कितना होल्डिंग है सर? 32.75. P3 का कितना होल्डिंग है सर? अभी जो निकाला आपने 17.04 एंड इसका 50% है. मजा आया क्या ये बताइए मुझे. एंड आई सेड यू ऑलमोस्ट वी विल कंटिन्यू फॉर 1 आवर. और आपको 1 आवर होने के बाद इससे बड़ा क्वेश्चन क्या आ सकता है बताइए. आर यू एंजॉइंग इट? आर यू एंजॉइंग इट? यस और नो प्लीज टेल मी. एंड इज इट समथिंग नेक्स्ट लेवल? क्या कुछ नेक्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं आप लोग? खुशबू से सब P1 में 25% से कम कंट्रोल हो तो भी 50% कैलकुलेट. प्रॉब्लम क्या है ना, P1 का 50% इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि P1 ने किस पे इन्वेस्ट किया है? A में, और A जा रही है P लिमिट में, और P का अगर किसी कंपनी में 50% है तो सबका 50 हो गया ना, सबका 50 हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है सर, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज विद P3. अरे P3 सबसे इंटरेस्टिंग इजी है, सबसे इजी तो P3 है. P3 ने 2 जगह पैसा लगाया है, खुद से भी, आपको याद होगा ना, ये खुद से भी लगाए थे, और वहां देखो ऊपर में वो राइट साइड में एकदम वहां पे भी लगाए थे. सो P3 ने पैसे 2 तरफ से लगाए, एक तो लगाए डायरेक्टली और एक लगाए थ्रू C. यहां लिख के बताता हूं मैं आपको, ये जो मैंने लिख के बताया भी था शायद यहाँ पे, ये देखो ना, ये देखो ये वाला. P3 ने जो P में पैसा लगाया वो लगाया 2 तरफ से. P3 ने पैसा लगाया थ्रू C लिमिटेड, P में कितना लगाया 29.05, और P3 ने खुद लगाया 5% डायरेक्टली P लिमिटेड में, यानी P3 ने टोटल कितना लगाए 34.7%. अब अगर बात होती किसकी, बात होती कि सर P लिमिटेड में कितना होल्डिंग है P3 की, सुनना अच्छे से. P लिमिटेड में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P लिमिटेड में P3 की कितनी होल्डिंग है, बट टारगेट जो कंपनी हमारी R, उस पर प्रॉब्लम क्या है, सुनना अच्छे से. P3 की कितनी होल्डिंग है P में सर? 34.07. दिख रहा है क्या? लेट मी चेंज द पेन कलर. ये तो कोई डाउट ही नहीं है, बट सर प्रॉब्लम ये है कि P का अगर R में कितना % होल्डिंग है 50, तो सर ये भी तो 50 करना पड़ेगा, तो सर वो आंसर आएगा 17.04%. एक मिनट साक्षी, यस इट इज 0. आई नो, आई एम नॉट सेइंग दे आर बेनिफिशियरी होल्डिंग, आई एम नॉट सेइंग दे आर, आई एम नॉट सेइंग कि P1 हैज बेनिफिशियल ओनर. वो तो सर P1 भी नहीं है और P3 भी नहीं है. हु इज बेनिफिशियल ओनर? SBO वाले कैटेगरी में 2 लोग कौन कौन से है सर? एक ये है और एक ये है. इसका भी 25% से कम है, इसका भी है. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू हाउ यू फाइंड आउट द परसेंटेज. आप बात समझिए मेरी, मैं क्या बोलना चाहता हूं साक्षी एंड एवरीवन. दोज हु आर थिंकिंग तुषार सर इज सेइंग कि सर ये भी कौन है,
ओनर, नहीं 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 नहीं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। अगर आपको कल क्या निकालना पड़े, परसेंट निकालना पड़े, आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर आपको कल क्या निकालना पड़े, परसेंट निकालना पड़े, तो फिर आपको कैसे निकालना है ये बताने का मुझे मेरा मोटो था। मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, ठीक है, मुझे ये भी नहीं बोलना है कि आप कौन हो इसमें सिग्निफिकेंट या ऐसा कुछ नहीं। यस, गुड निकेत, आई गेस इट इज परफेक्ट। सबको क्लियर है यहां पे? आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग। There are many people attending this class and I am very much sure everyone should understand it perfectly. Everyone should understand it perfectly. क्योंकि बोलते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर। आज समझ में नहीं आया तो सर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक है ही नहीं। बट आप भी कुछ भी सर हमको तो आसान लग रहा है, हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज व्हाट, इट इज ट्रिकी। इफ द पीपल अंडरस्टूड इट दैट सिंपल, नहीं तो मुश्किल है। सर एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता दो दिया। डायरेक्ट यहाँ इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट किसी का भी नहीं है, इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट किसी का भी नहीं है। पता है इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट कब होता किसी का? अगर सुन लो अच्छे से, अगर ये P4 सुन लेना मेरी बात, अगर ये P4 किस में इन्वेस्ट करता? आर लिमिटेड में, कितना? 50%। तो P4 का क्या होता है इस कहानी में? डायरेक्ट होता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई रिपीट वन मोर टाइम। अगर P4 ये नाटक नहीं करता क्यू लिमिटेड का, इसको मैं हटा देता हूं, ये नहीं होता, एंड P4 वुड हैव डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन आर लिमिटेड, देन P4 वुड हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन 50%। वैसे भी सब P4 का है इंटरेस्ट, वैसे भी P4 का कितना इंटरेस्ट है? 50 है, बट दिक्कत कैसी है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि P4 ने कितने शेयर बाय किए आर में बताओ। अबे भाई साहब, P और Q को छोड़ करके ना A, ना B, ना C, ना P1, ना P2, ना P3, टोटल पता है कितनी कंपनियां हैं इसमें? अपने पूरे कहानी में पता है कितनी कंपनियां हैं? अपने पूरे कहानी में 8 कंपनियां हैं। एक है आर लिमिटेड, एक है P1, P2, P3, P4, फिर एक A है, B है, C है, और एक R है, नहीं, एक मिनट, और P ये भी है, फिर P भी है, Q भी है, और फिर R है। हमारे पूरे कहानियों में इतनी कंपनियां हैं। माय मिस्टेक, ठीक है, मैं P और Q को भूल ही गया, भला उसकी औकात ही नहीं है ना, तो भूलना ही पड़ता है, बट भूल गया था। बट नहीं सर, हमारे पूरे कहानी में इतनी कंपनियां हैं, P1, P2, P3, P4, A, B, C, P, Q, R, ठीक है ना? 4, 7, 8, 9, 10 कंपनीज का पूरा पिक्चर है ये। आपके डायग्राम में भी दिख जाएंगे आपको, है ना? ये देखो, 1, 2, 3, 4, उधर में 5, 6, फिर ये 7, 8, वो 9 और 10, और 10 में इसको नहीं गिनना, हाँ, क्योंकि ये फिर वही ऊपर वाली होगी। ये 10 कंपनियां हैं पूरे। इस 10 कंपनियों में अगर मैं आर की बात करूं, लेट मी चेंज द पेन कलर, ठीक है ना? मैं अगर आर की बात करूं तो आर में डायरेक्ट किसका है? पी का है और क्यू का है। बट सबसे बड़ी कॉमेडी क्या है, इन पी और क्यू की कोई वैल्यू नहीं है। सर पी और क्यू में कौन कौन है? सर ये तीनों है। अबे तो ये भी तीनों गधे है। पी एन क्यू में सबसे बड़ा कंट्रोल किसके है? सर तीनों का है। अबे तो तीनों भी तो गधे हैं, ए बी सी भी तो गधे हैं। इनकी तो खुद की कोई, इनकी भी औकात नहीं। मैं बोला ना, कम से कम पी और क्यू कम से कम कुछ तो थोड़ा सा सेंसिबल है, उसका नाम है आर में। इनका तो कोई नाम भी नहीं आ रहा है, ये तो बीच में दब के फिस गए। और फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? ये 4 कंपनियां। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, फ्लो चार्ट भी, ये वाला भी। एंड वीडियो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ड्राइव में आपको देता ही हूँ मैं, तो आप लोगों के पास ये वीडियो वापस से पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार और पढ़ लीजिए ना वीडियो को, या 2 बार पढ़ लेंगे तो यू कैन बी अ नेशनल लेवल स्पीकर, यू कैन डिकोड द मैट्रिक्स ऑफ एसबीओ। इतना बड़ा पावर आपके पास आ जाएगा, एसबीओ का मैट्रिक्स सुलझाने का काम आपके पास आ जाएगा। बढ़े आगे गाइस, डन। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक फॉर 1 आवर। मैंने पहले बोला था आपको, गिव मी 1 आवर एंड आई विल एक्सप्लेन यू ब्यूटीफुल इन दिस 1 आवर।
और वो मेरा काम मुझे लगता है मैंने किया आपको ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए सर, ये तो बहुत ही घटिया सा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूबीओ। ये बहुत ही घटिया। यूबीओ कैसे कैसे यूबीओ कैसे यूबीओ क्या दिख रहा है आपको यहां पे? इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। बराबर। एक्स कितना होल्ड कर रहा है वाई पे? %100%। वाई कितना होल्ड कर रहा है एक्स पे? 99%। और पी कितना होल्ड कर रहा है एक्स पे? 1%। अब ध्यान सुनना अच्छे से, P1 का एक्स में केवल 1% होल्डिंग है और एक्स का वाई में 100% है। अब आप में से कुछ लोग मुझे पता है क्या बोलेंगे, किसी को इस पे गड़बड़ लग रही है क्या? किसी को इस पे गड़बड़ लग रही है क्या? मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक्स ने वाई में कितना होल्ड किया? 100%। और वाई ने किस पे होल्ड किया? एक्स पे 99%। किसी को गड़बड़ लग रही है क्या इसमें? सर आपका एग्जाम्पल रॉन्ग है। एनीवन? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? सौम्या भट्ट, नो सौम्या। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तो बताए, कोई तो बता दो जल्दी से। Yes, Arun, very good. After becoming subsidiary, how can you buy shares in other company? आप अगर Y लिमिटेड क्या है? X की सब्सिडरी है, तो Y कंपनी X में वापस कैसे होल्ड कर सकती इतने सारे शेयर्स? बराबर, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, इसलिए यहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। नोट, in as per Indian law, a subsidiary cannot hold shares in its holding company. However, it is perfectly possible for the subsidiary to retain shares. याद है ना? Retain shares before it became subsidiary. Also, the holding subsidiary relationship can be avoided if the shareholding is split between two companies. अगर X लिमिट में दो कंपनियां आ रही है तो फिर सर वो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है, सुनना अच्छे से, वी कैन से दैट 1% में भी आप क्या कर रहे हो, किसी कंपनी को अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? ओन कर रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 89 और 90। हम लोग बात वही कर रहे थे कि आपको बताना है कि सर कौन सिग्निफिकेंट ओनर है और कौन बेनिफिशियल ओनर है, ये बताना हमको। तो ये हम लोग आएंगे अभी नोट्स पे, ठीक है ना। ये तो हम लोग पढ़ने वाले, सेक्शन 89 और 90 हम लोग पढ़ने वाले। आपको फटाफट मैं 2-3 बातें दे देता हूँ। ये पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एसबीओ, किसी कंपनी को, जैसे आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एसबीओ पता कब करना है? बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एसबीओ, कब किसी कंपनी को एसबीओ पता करना पड़ता है? जब ऑल पर्सन्स कौन है? नेचुरल है। अगर सारे लोग कौन है? नेचुरल पर्सन है, तो सर एसबीओ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एसबीओ? क्योंकि सर उस नेचुरल पर्सन के पीछे और एक नेचुरली होगा, तो इसलिए एसबीओ एप्लीकेबल नहीं है। ये वर्ड पे ध्यान देंगे, नॉट एप्लीकेबल। हाँ, व्हेन द मेंबर्स आर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह, तब भी सर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर पर्सन अदर देन जो हमारे नेचुरल पर्सन है होल्ड मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, जीडीआर, ये सब है, तो फिर सर एसबीओ लग जाएगा। क्योंकि कितना होल्ड कर रहे हो आप?
मोर देन 10%। तो सर इंटरेस्ट आने की गुंजाइश बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, वेदर द पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन, अगेन अगर नेचुरल पर्सन के अलावा कोई और है क्या, यहाँ पे देखो सब में लिखा हुआ है अदर देन, अदर देन, अदर देन। अगर अदर देन है तो सर हर एक में एसबीओ पक्का है। मतलब बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक कंपनी है BML, बुक माई लेक्चर्स, इस कंपनी में तुषार पहाड़े, पवन गहुकर, कृष्णकांत मोदी, प्रतीक नेवे, दिव्या वासवानी, पीयूषा ठक्कर मैडम, ये 6 लोगों के शेयर होल्डिंग्स है। कितने हैं वो छोड़ दो, है। क्या इस BML को, अगर मान लो ये BML एक कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, क्या ये BML SBO के बारे में फाइल करेगी ROC को? विल दे इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द SBO? तुषार से के पास 70% है, चलो फिर भी 25 के ऊपर है मेरे पास। हाँ है मेरे पास 25 के ऊपर, ठीक है। मेरे पास 35 है, मेरे पास 30 है, पवन सर के पास 30 है, बाकी सबके पास 10 10 10 10, चलो मान लिया। तो बाकी 4 तो नहीं है, बट तुषार पहाड़े और पवन गहुकर के पास में 30% है। हाँ तो सर SBO हाँ 25%। अबे यार मैं खुद ही तो नेचुरल हूं, काहे के लिए SBO, काहे के लिए SBO? बट पवन गहुकर सर की कंपनी का नाम है विविड इनोवेशन। विविड इनोवेशन एक कंपनी है, विविड इनोवेशन, वो 30% लगा रही है। सर कंपनी कैसे लगाती है 30%, बताओ तो जरा। सर कंपनी पर्सन है ना, अभी तो कौन सी पर्सन है कंपनी? नेचुरल है क्या, आर्टिफिशियल है? मतलब कोई तो लफड़ा है। यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुषार पहाड़े उस विविड का ओनर होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि तुषार पहाड़े उस विविड का ओनर होगा, हिडन में छुपा हुआ? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर में विजय माल्या भी हो? क्या ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर में दाऊद इब्राहिम भी हो? सर हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है। तो फिर तो सर खोलो विविड इनोवेशन को, खोलो विविड की पूरी बैकग्राउंड को, लिफ्टिंग और कॉपी बिल करो, पता करो कौन कौन है, बताओ। तो अब लग गया वाट, अब लग गई यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको सबको अच्छे से? आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, वेरी क्लियर कि सर इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ BML। एक कोई कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे कंपनियों में, इस पूरी कंपनी में अगर कौन होगा, इन्वेस्टर्स होंगे तो ठीक है, इंडिविजुअली तो ठीक है, कंपनी भी है और फिर भी सर कंपनी कौन सी वाली है, जिनका काम ही क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी है, अब सब उनका काम ही क्या होता है, पैसे लगाओ विड्रॉ करो, लगाओ विड्रॉ करो। तो जब कंपनी काम ही पैसा लगा के विड्रॉ करने का है तो सर कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, क्या दिक्कत है फिर इसमें? ठीक है, चलो आगे तो कुछ एग्जांपल आपके लिए फटाफट से देख लेते एग्जांपल, जल्दी जल्दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना % होल्ड किया है ए में? 100%। और इन्हें कितने होल्ड किए बी में? 20%। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या SBO आएगा? क्या SBO आएगा? कंपनी बी एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ए बराबर, हाउएवर नो नेचुरल पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड होल्डिंग 10% इन कंपनी ए। कंपनी ए में जो होल्ड कर रही है वो नेचुरल नहीं है। इन दिस केस जो सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल्स है, सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल्स है किसके? कंपनी बी के, विल बी रिगार्डेड एज SBO एंड अकॉर्डिंगली डिक्लेरेशन विल बी गिवन। जो मतलब नाम किसका लगा, लेकिन सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल्स का, ठीक है। दूसरा, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंपनी ए ने कितना होल्ड किया है? एक्स में 60, कंपनी बी ने कितना होल्ड किया है? 40। तो एक्स में कितने होल्डर है सर? 2 होल्डर है, ए और बी। बट एक बी कंपनी में कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, तो ठीक है छोड़ दो। फिर वहां पे क्या देखेंगे हम लोग? सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल। बट जबकि ए में बात करें तो सर तो दिख ही रहा है क्लियरली कि एम कौन है, एम कौन है? होल्डर है। क्वेश्चन नंबर 3, इलू 3। इलू मतलब ये इलू, इलू क्या है? ये इलू, इलू
इलूम का मतलब इलस्ट्रेशन, ठीक है ना, आपका इलू नहीं यही है, इलू मतलब इलू 3 मतलब इलस्ट्रेशन, इलू 4 इलस्ट्रेशन 4, ठीक है ना। हाँ, तो इलू 3 पे आता है। इलू 3 क्या है? कैन देयर बी ए सिचुएशन वेयर अ नेचुरल पर्सन इज अ रजिस्टर्ड ओनर एज वेल एज एसबीओ? सर क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं सर। क्या नेचुरल पर्सन ओनर भी है, एसबीओ भी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल सर। कैसे हो सकता है? देखिए, ए का डायरेक्ट होल्डिंग है एक्स लिमिट में 5%, ए का डायरेक्ट होल्डिंग है एक्स लिमिट में 5%, ठीक है, ये देख लीजिए। और वाई लिमिट ने किस पे होल्ड किया है? एक्स में 95, है ना। डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो एक्स लिमिटेड में 2 होल्डर्स है ना, एम भी है और वाई लिमिटेड भी है। इसने लगाया 95%, इसने लगाया 5%, ठीक है सर, ठीक है सर। और ए का वाई में 15% है, ए का वाई में 15% है, मतलब विच इज मोर देन 10%, विच इज मोर देन 10%। तो बात समझ लेना अच्छे से। इंडिविजुअल टू होल्ड हाउ मच परसेंट? 10%। कंपनी टू होल्ड हाउ मच परसेंट? 25%। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल से बता रहा हूं चीज, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये कितना होल्ड करेगा इंडिविजुअल? किसी कंपनी में 10%, और कंपनी कितना होल्ड करेगी किसी और कंपनी में? 25%। जब दोनों चीजें लग जाए तो समझ आना एसबीओ लग गया। अब देखो सर, हाउएवर यहां पे क्या हुआ? इन दिस केस ए कौन है? रजिस्टर्ड ओनर है। हाँ सर, क्योंकि सर ए ने 5% बाय किया है, ए ने 5% बाय किया हुआ है किसमें? एक्स में। तो क्या ए रजिस्टर्ड ओनर है क्या? हाँ बिल्कुल है। अब तो एक तो आंसर हो गया सर। क्या एक नेचुरल पर्सन रजिस्टर्ड ओनर हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। अच्छा, साथ में क्या क्या वो एसबीओ भी हो सकता है क्या? क्या वो एसबीओ भी हो सकता है क्या? सर हो सकता है ना सर। तो क्या पहला हो तो एसबीओ हो सकता है कि? यस। दूसरा, कैन ए बी एसबीओ? यस सर, क्योंकि हाउ मच ए इज होल्डिंग? 10%, 10% होल्ड करवा रहा है, ठीक है ना। ए था ना ये, सॉरी एम नहीं था, ए था, ये ए था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को एग्जाम्पल से मतलब है, ठीक है। बराबर समझ में आ गया एग्जाम्पल? तो ए कितना होल्ड कर रहा है वाई लिमिट में? 10%, और वाई लिमिट कितना होल्ड कर रही है? 95%, और ए कितना होल्ड कर रहा है वाई लिमिट में? 10%। सो दोनों पॉइंट लग गए। मतलब इंडिविजुअल कितना होल्ड कर रहा है वाई लिमिट में? 15%, और वाई कितना होल्ड कर रही है कंपनी में? कम से कम 25%। सो ये तो 25 की जगह पे 90% होल्ड कर रही थी। वो क्या लाइन? एसबीओ है। लास्ट इलू 4, इलू 4 ए ने कितना होल्ड किया है एक्स लिमिट में? ए ने कितना होल्ड किया एक्स लिमिट में? 10%। अच्छा, एक्स ने कितना होल्ड किया वाई लिमिट में? 90%। अच्छा, वाई ने कितना होल्ड किया जेड लिमिट में? 15%। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या जेड लिमिट की बात करूं, जेड की बात करूं, तो क्या जेड के एंगल में ए रजिस्टर्ड ओनर है क्या? रजिस्टर्ड ओनर नहीं सर, क्योंकि जेड में ए ने कोई भी शेयर खुद बाय नहीं किया। आई होप इट इज क्लियर। जेड में ए ने कोई शेयर खुद बाय नहीं किया, तो जेड में ए कौन नहीं है? रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। हाँ, एसबीओ हो सकता है क्या? वो देखते हैं, ठीक है। यस सर हो सकता है। कैसे? क्योंकि ए ने कितना बाय किया एक्स में? 10%, और एक्स किसको सर भेज रही है? जेड में जा रही है कितने परसेंट से? 90% से जा रही है। बन गया बात, ठीक है। तो ये भी सर काफ़ी सारा हमने कवर कर लिया। तो ये सब हो गया हमारा एग्जांपल्स काफ़ी सारे। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है मेन पॉइंट। तो आई गेस वी हैव कवर्ड फॉर 1.5 आवर, एंड इस 1.25 घंटे के आसपास टॉपिक में 1 घंटा 15-20 मिनट में जो भी है हमने बेसिक सा पूरा आइडिया ले लिया है, जो एक अलग तरीके से था। यहाँ तक ओके क्या? पहले एक बार बता दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू द मेन टॉपिक जो कि हमारे पढ़ने वाले है, दैट इज द नोट्स। ठीक, यहां तक क्लियर है क्या? और सबको समझ में आ गया क्या बेसिक आइडिया? ये प्लीज कंफर्म कर दे मुझे एक बारी, ठीक है ना। क्लियर, ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया है। अब आपको सर ये बोलते हैं ना ये क्या करेगा,
15-20 मिनट्स मैक्सिमम हाफ एन आवर, इट विल बी अ आइसिंग ऑन द केक। जो जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से पढ़ा था ना नोट से, तो समझ में लगता आ जाता है, आता नहीं। आपको लगता है कि सब समझ में आ गया है, आता वाता नहीं कभी भी, ठीक है ना। चलिए, डिक्लेरेशन बहुत सिंपल सी बात है। अगर डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, हर कंपनी क्या करेगी, आरओसी को बताएगी कि उसकी कंपनी में कौन कौन एसबीओ है। ये किसकी बात हो रही है? मैं अगर बात करूं एग्जांपल वाइज, ये किसकी बात हो रही है सर? ये बात हो रही है आर लिमिटेड की। क्या आर लिमिटेड को बताना पड़ेगा आरओसी को? यस सर। पहला क्वेश्चन हमने पूरी कहानी कर ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। क्या आर लिमिटेड को इस कहानी में बताना पड़ेगा कि सर मेरे कंपनी में कौन कौन एसबीओ है? बताना पड़ेगा। सो सर आर लिमिटेड कब बताएगी आरओसी को? 30 डेज में बताएगी, ठीक है। क्या क्या बताएगी सर? कौन से मेंबर होल्ड नहीं कर रहे हैं, कौन से मेंबर होल्ड कर रहे हैं, और क्या चेंजेस होते रहते हैं क्या। कौन से मेंबर नॉट होल्डिंग, सर कौन से मेंबर नॉट होल्डिंग? लेट मी मार्क इट विथ हाईलाइटर। कौन से मेंबर नॉट होल्डिंग? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है शायद, नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट मुझे पेन कलर चेंज करने दो। कौन से मेंबर नॉट होल्डिंग? P1 नॉट होल्डिंग, P3 नॉट होल्डिंग। कौन से मेंबर होल्डिंग? P2 होल्डिंग, P4 होल्डिंग। तो यहां पे किसका नाम आएगा? P1 P3। यहां किसका नाम आएगा? P2 P4। यहां किसका नाम आएगा? सर अभी तो नहीं आएगा, बट क्या लास्ट ईयर के मुताबिक कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? सर क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या? क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या? मैं आपको एक टास्क देता हूं होमवर्क में, बहुत ये अभी करोगे क्या बताओ मुझे एक बारी। आर लिमिटेड में पी का कितना शेयर था? 50%। क्यू का कितना शेयर था? 50%। अब सुनना मेरी बात, क्या हुआ आर लिमिटेड में? क्यू ने अपना 10% क्या कर दिया? पी को बेच दिया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली और आई वांट योर आंसर नाउ। पी ने 10% बेच दिया, क्यू ने 10% बेच दिया पी को। अब क्या हो गया? अब आर लिमिटेड में अभी भी दो ही ओनर है, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड। पी का कितना शेयर हो गया? 60 और क्यू का कितना हो गया? 40। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये ओल्ड वाला था, दिस वॉज ओल्ड थिंग, ये न्यू है। क्या क्यू अपना हिस्सा पी को बेच सकता है? क्या क्यू अपना हिस्सा पी को बेच सकता है? यस सर, बेच सकता है। सो व्हाट क्यू डिड? क्यू सोल्ड इट्स स्टेक टू पी। वेरी सिंपल। सो नाउ व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ क्यू? 40%। पी का कितना है? 60%। ओके सर, समझ में आ गया। क्या इससे फर्क पड़ेगा आपके वो फ्लो चार्ट में? कहाँ गया रे? ये वाले में। क्या इससे फर्क पड़ेगा इस फ्लो चार्ट में? यस, फर्क पड़ेगा। जो सबसे टफ वाला है वो मैं कर देता हूं। सबसे टफ वाला क्या है? सब P4 कितना हो जाएगा अभी? 40%। ये सबसे टफ वाला कर दिया। बाकी इजी वाले आप बताओ मुझे। बाकी इजी वाले आप मुझे बताओ अभी। टफ वाला मैंने कर दिया। हाउ मच P4 विल बी होल्डिंग नाउ? 40%। एंड हाउ P1, P2, P3 विल बी हैव? वो आप बताओगे मुझे। टोटल अगेन शुड कम टू हाउ मच परसेंट? ऑब्वियसली 100% सर। चलो अभी बताओ मुझे, होमवर्क कुछ नहीं, अभी बताओ। अभी मुझे मालूम नहीं कुछ, खुशबू अग्रवाल वो मुझे मालूम नहीं, वो आप मुझे आंसर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, मुझे ये आंसर चाहिए, मुझे ये आंसर चाहिए। मुझे ऐसा मत बताओ 50 का 60 हो जाएगा, 60 का, वैसा मत बताओ। मुझे आंसर चाहिए, आंसर। अच्छा, साक्षी, दीपा, सब लोग कह रहे थे कि P1 का हो जाएगा 0.25। ओके,
इट वॉज 0.25, पहले 21 था, अब 0.25 हो जाएगा। बहुत आसान है। ऑल यू नीड टू हैव अ कैलकुलेटर, फटाफट से निकालिए और यू शुड सॉल्व इट। ओके, दूसरे का हो जाएगा 39.3, वेरी गुड, वेरी गुड। और P3 का 20.442, ओके। टोटल बराबर नहीं आ रहा ना, 4 आर यू श्योर? नंबर 3, 20.4, फिर तो इसको अपने को ठीक है 25 है ना, तो फिर वो कंफ्यूजन तो आएगा ही आपको। नहीं, फिर इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, 0.0325 है ना, करिए। तो ये 3 के आगे मुझे बताओ फिर आप आगे। आप करें, टोटल करें आप टोटल करो, आप बराबर आ जाएगा फिर। अब ना डू द टोटल, डू द टोटल। .25 प्लस 39.3 प्लस 20.45 प्लस 40 आ गया। आई होप एवरीवन गॉट इट, परफेक्ट। मजा आया, मजा आया। क्या हो रहा है ये सर, ये जो भी किया अपन ने, ये कहाँ आएगा पता है आपको? ये जो भी आएगा कहाँ आएगा पता है? यहाँ आएगा। आई बात समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है सर, ये थेरी वेरी सब बच्चों वाली बात हो जाती है, ठीक है। दिस सेक्शन, अब सुनना, अब सब इजी है। दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड दैट अ डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन टू द कंपनी बाय एनी पर्सन हु इज अ मेंबर बट नॉट होल्डिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स। ये कौन देगा लिख के? मुझे बताइए, लाइन को बता के मुझे जल्दी बताइए। जस्ट मुझे लाइन पढ़ के, वापस से पढ़ी 2 बार ये लाइन, और मुझे बताइए ये कौन देगा लिख के। दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन टू द कंपनी बाय एनी पर्सन हु इज अ मेंबर बट नॉट होल्डिंग एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये कौन देगा? P1, P2, P3, P4 देगा कि PNQ देगा? I'll request you to read this first 2 line very importantly. Who will give this? This section seeks to provide that a declaration is to be given to the company. So which company? R Limited. Declaration is to be given. किसको दिया जाएगा? R कंपनी को। क्वेश्चन है सर कौन देगा? कौन देगा? By any person who is a member. वेरी गुड, आंसर है P&Q। जो मेंबर तो है, कौन मेंबर है बेटा? आर लिमिटेड में P&Q मेंबर है, बट नॉट होल्डिंग एनी इंटरेस्ट। उनकी कोई औकात नहीं है। मैं जो बार बार औकात बोल रहा हूं, आपको उसको निगेटिव वे में मत लेना, ठीक है ना। उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक पपेट है, पपेट। तो वो बोल रहा है, वो बता रहा सर कि मैं हूं ओनर, लेकिन सर मेरी कोई कंपनी में क्या नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। ये वो कंपनी को लिख के देंगे। कौन लिख के देगा? P लिमिटेड और Q लिमिटेड। किसको लिख के देंगे? R लिमिटेड को। ये बताते हुए सर कि हम कुछ नहीं है सर, हमारे तो रियल मालिक जो है ना, वो तो ऊपर वाले हैं। जो देखा आपने कई बार मूवीज में देखते हो ना, आप मूवीज में देखते हो, कई बार मूवीज में क्या होता है, पुलिस वाले पकड़ते किसको है, किसी वो पकड़ते बंदे को, फिर बंदे पुलिस वाले बोलते हैं सर ये तो क्या है, प्यादा है, ये तो प्यादा, ये तो पपेट है, इसका जो रियल सोर्स है वो कोई और है। देखो कई बार मूवीज में होता है, वो बंदे को छोड़ देते हैं वो लोग पुलिस स्टेशन से, एक पकड़ते गुंडे को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं वो कहाँ जा रहा है। जैसे आप छोड़ोगे इस क्रिमिनल को, कहाँ जाएगा?
जैसे आप छोड़ते हो उस क्रिमिनल को, कहां जाता है? हो जाएगा अपने बॉस के पास. यू ट्रैक दैट पर्सन एंड देन वी, तो बॉस का बॉस का बॉस. ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट. यही तरीका होता है क्रिमिनल को पकड़ने का, और यही तरीका होता है ये बताने का. ठीक है, आप क्या क्या बताओगे सर, किसका इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, ये सब बातें, एंड यू विल टेल ऑल दिस थिंग टू आरओसी. फॉर्म नंबर दिया गया उसके लिए MGT4. ठीक है, अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर मेंबर्स. अगेन P एंड Q की बात हो रही है. जिनके नाम रजिस्टर्ड है वो किसको लिख के देंगे? सुनना अच्छे से मेरी बात. अब मेरी बात सुनना अच्छे से, डायग्राम को ध्यान से सुनना. P एंड Q किसको लिख के देंगे? R को. R किसको देगा? ROC को. तो सर P एंड Q कौन से फॉर्म में देंगे? MGT4. एंड R किसको देगा? ROC कौन से फॉर्म में सर? MGT6. ये बाद में बना लेना, पहले देख लो. A person whose name is entered in the register of members as the holder of the company वगैरह वगैरह, but who does not hold any beneficial interest, वो देंगे declaration to that effect in the form MGT4. They will give in form MGT4. MGT4 में वो बताएगी कंपनी को. ठीक है ना, कंपनी को बताएगी कि सर हम आपकी कंपनी में है तो जरूर, लेकिन हमारी कंपनी में क्या नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, MGT4 में बताएंगे. ठीक है, और फिर एवरी पर्सन होल्डिंग और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग, जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड देगी MGT5 में, जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. और अब जो डिक्लेरेशन मिलेगा किसको? कंपनी को. द वेर द डिक्लेरेशन रिसीव्ड बाय कंपनी, रिसीव्ड बाय कंपनी. कौन सी कंपनी? आर लिमिटेड. द कंपनी विल मेक अ नोट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन मेंबर्स एंड देन इन्फॉर्म टू ROC इन फॉर्म नंबर MGT6. ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाएगा इजीली. अब आप बोलें सर ये तो इजी है फ्लो चार्ट, से बहुत अच्छा समझा दिया आपने तो, कि P और Q किसको लिख के देंगे? R को. भाई सर मुझे बताओ P और Q लिख के देंगे R को, तो फिर R किसको लिख के देगा? ROC को. कौन से फॉर्म में? MGT6 में. फिर सर MGT5 क्या बताया था आपने? सर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सर हमको. 5 से समझ में नहीं आया. 5 क्या था? अरे 5 उन लोगों के लिए जिनकी होल्डिंग तो है, जिनकी होल्डिंग तो है. जैसे एग्जांपल R में एक और कंपनी भी थी, सुनना अच्छे से. R में एक और कंपनी भी थी, म्यूचुअल फंड वाली. म्यूचुअल फंड वाली वो क्या लिख के देगी? MGT5 सर. अच्छा वही पेन ले लेते अपन. सर वाई MGT5? म्यूचुअल फंड MGT5 क्यों लिख के देगी? म्यूचुअल फंड MGT5 लिख के क्यों देगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड ये बोल रहे सर कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो सर इन्वेस्टर है, आज है कल नहीं, परसों है नरसों नहीं. तो सर हमारा होल्डिंग है, बट हमारा कोई आपके कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो MGT5 कौन लिख के देगी? म्यूचुअल फंड. ये लिख के देगी MGT4. और सबका मिला करके ROC किसको भेजेगा? कंपनी किसको भेजेगी? ROC को. MGT6. जो पढ़ाया नहीं समझ में आया अब तक के, अच्छी बात, समझ में नहीं आया तो पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो पेनल्टी बढ़िया है. पेनल्टी बढ़िया है आपको. किसको किसको पेनल्टी है? जो डिक्लेरेशन नहीं देगी, मतलब फिर से P एंड Q लोगों को, उनको भी तकलीफ, और कंपनी को अलग से तकलीफ है. कंपनी कौन सी वाली? R वाली. मतलब जो नहीं देगी उनको भी वांदे. ठीक है, और जो दे, मतलब मान लो P एंड Q ने दे दिया बट R ने फाइल नहीं किया, किसको? ROC को, तो उसके भी वांदे. बस. और वैसे सेक्शन नंबर 90 जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, 90 भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं. ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी MC नोटिफाई कर दिया रूल्स 2018, जो कब से आए थे? फेब 2019 से, जो कि मैंने आपके नोट्स पे डाल भी दिए है. और सर नोट्स पे क्या डालना है सर? इससे अच्छा मतलब सवा घंटा अगर कोई बंदा SBO पढ़ ले तो और क्या चाहिए लाइफ में उसको. ठीक है ना, पढ़ लो बाकी सब कुछ आप. सर क्या होता है SBO? SBO बेसिकली इज अ रिपोर्टिंग कंपनी, रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग कंपनी. सर रिपोर्टिंग कंपनी कौन? वापस बताइए, कौन सी कंपनी? R की PQ? कौन सी कंपनी? R या PQ? है ना. बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनर इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग कंपनी, दैट इज अ कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मीन्स एन इंडिविजुअल रेफर इन सबसेक्शन 1 ऑफ 90, जो अकेला या क्या कर रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कंपनी में होल्ड कर रहा है. वो याद है आखिरी के एग्जांपल ये वाले मेरे PPT के,
एक मिनट, ये पीपीटी का आखिरी एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे मिस्टर ए था, यहाँ पे एम था, इस वाले एग्जांपल में एम था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी मिस्टर ए था, अलग अलग। तो ये सर बता रहे हैं हम लोग कि सर कहाँ कहाँ पे आप लोग बेनिफिशियल इंटरेस्ट में आते हो। ये एसबीओ कहाँ कहाँ है ये बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये 2 तो एसबीओ थे नहीं, ये सब एसबीओज है, ठीक है। हाँ, इससे कितना परसेंट बताया था मैंने आपको, याद है क्या? यदि कितना परसेंट बताया था मैंने आपको? 10%, 10%, 10%। नहीं ना सर, आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, आपने 10 बताया नहीं था सर, आपने 25 बताया था। आपने 10 नहीं बताया था सर, आपने 25 बताया था। अरे भाई मैंने 10 भी बताया था, 25 भी बताया था, 10 भी बताया है, 25 भी बताया है। नहीं समझ में आया था तो मेरा वापस से फ्लो चार्ट देख लेना, जो मैंने आपको यहाँ पे कहीं बताया था। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, तो सर डोंट से नहीं बताया था। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है वापस से एक बार पूरा वीडियो फिर से बैक करके देखना है आपको, तभी जाके फायदा होगा आपको, ठीक है ना। एनीवेज, बाकी सब फिर वही है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस। जब आप किसी कंपनी में इतना इतना होल्ड करते हो, फिर आप जाके कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हो, वो सब चीज़ें, ठीक है। कंट्रोल, बार बार हमने बात की थी सेक्शन 2/27, कंट्रोल मतलब फिर वही डायरेक्टर को हिलाना, कंपनी डायरेक्टर को चेंज कर देना, इतना सारा जिसके पास कंट्रोल है वो सब है। बाकी सब कुछ भी नहीं इसके अंदर में पढ़ाने लायक। फिर जो बातें हमने करी है वो सब बातें हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये सब बातें हमने कर ली है। अब सर कौन से फॉर्म भरेगी, इसके लिए फॉर्म है, ये फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो हर कंपनी कौन सा फॉर्म भरेगी सर? बैन 1। बैन मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला बैन, है ना। ये कोकिला बैन, शारदा बैन, है ना, वो बैन नहीं है। ये बैन मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला बैन। बैन फॉर्म में कौन भरेगी सर? कंपनी भरेगी आरओसी को, ठीक है। आपको अगर मैं ये भी दिखा दूं ले जाकर के, कहाँ पे, एमसीए में, इफ यू गो टू कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, यहाँ पे अगर आप डालते हो बैन, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे, बैन 1, बैन 2, ठीक है। तो ये बैन 2 फॉर्म जो है, बैन 1 राइटिंग में रेखा रहेगा, वो सब आपको किसको देना है? आरओसी को, ठीक है। बैन जो भी रहेंगे, देखो बैन 1, एवरी रिपोर्टिंग कंपनी शाल फाइंड आउट एनी एसबीओ, कि क्या कंपनी में कोई एसबीओ वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से और दिखाऊं अच्छे से, ये देखिए ऐसा बैन 1 फॉर्म होता है, ऐसा बैन 1 फॉर्म होगा। तो इसको थोड़ा सा अपन करके देखिए क्या, और आपको इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाने के लिए एक काम करता है, इसको लेट मी डाउनलोड इन डेस्कटॉप पे आ गया, इसको बंद करते हैं और लेट्स गो टू डेस्कटॉप। चलो ये बैन 1 हो गया, आपका फॉर्म सामने में दिख रहा है आपको। तो क्या पर्पज है सर फाइलिंग का आपका, ये बता देंगे आप, ठीक है। जो भी नंबर है, क्या नेम है सर एसबीओ के ओनर का, सर P1 नाम है उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट, ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर सर कौन सी कंपनी हमारी मेंबर है, क्या सिन नंबर क्या है, जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है उसका सिन नंबर क्या है, ठीक है। नेम ऑफ द मेंबर क्या है, ये सब बातें आपको यहाँ पे लिखते हुए चलनी है, ठीक है। अच्छा, इट शुड बी हाउ मच परसेंट, मोर देन 10%, बट किस वर्च्यू से, ये 3 पॉइंट है ना, वो 10%, देखो 10%, ये 3 पॉइंट से आपके नोट्स में, ये 3 पॉइंट्स थे ना यहाँ पे, 1, 2, 3, ये देखो, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली, दूसरा था शेयर होल्डिंग वाला, तीसरा डिविडेंड वाला। किस तरह से आप 10% होल्ड कर रहे हो,
10% होल्ड तो कर रहे हो, लेकिन किस एंगल से कर रहे हो ये आपको बताना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर ये बता दिया हमने। फिर ये सब बातें आपको लिखनी है, आप कौन हो, इंडिविजुअल हो, करता हो, पार्टनर हो, ये सब आपको पूरा भरते हुए चलना है। और ये करके सर आपको आखिर भी क्या करना है, यहाँ पे साइन वाइन करना है अपनी, ठीक है। साइन कर दिया, अटैचमेंट लगा दिया, और आप किसको दे दिया, कंपनी को। कौन से फॉर्म है ये, इस फॉर्म का नाम है बेन 1, ठीक है। तो बेन 1 कौन देगा, आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये हो गया बेन 1 आपका, ये आप फाइल करोगे, ठीक है। बेन 1 आ गया। एवरी इंडिविजुअल विल गिव बेन 1 टू द कंपनी, वो सब मिल गया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी सर, बेन 2 में इन्फॉर्म करेगी आरओसी को, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे देखो आपने देखा होगा, ये वाला बेन 2 क्या है सर, यहाँ पे रिटर्न टू द रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन इन 90। तो जो बेन 1 में आया था, मतलब इसको अगर फ्लोचार्ट के साथ बनाए अपन, तो इंडिविजुअल विल टेल टू कंपनी, कंपनी विल टेल टू आरओसी। सो इंडिविजुअल विल टेल इन विच फॉर्म सर, बेन 1, और कंपनी विल टेल टू आरओसी इन विच फॉर्म, बेन 2, ठीक है। ये भी फ्लोचार्ट क्लियर हो गया आपके सामने, इजी है ये भी फ्लोचार्ट, यस सर इजी है सर। बेन 2 भरेंगे, तो मेरे को बता दी कौन से फॉर्म्स है सर, बेन 1, ठीक है। ये कौन देगा, ड्यूटी ऑफ एवरी रिपोर्टिंग कंपनी टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल ओनर, कौन कौन इंडिविजुअल ओनर है, और उनसे बेन 1 साइन करा के ले, सच इंडिविजुअल टू फाइल, तो साइन करा के ले लेंगे। टाइम लिमिट क्या है इसकी, ये बता दिया है। फिर बेन 2 क्या है सर, बेन 2 कौन सा फॉर्म है, जो कंपनी रिटर्न फाइल करेगी आरओसी को, ये भी आ गया, ठीक है। और बेन 3 क्या होता है, बेन 3 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, रजिस्टर जो बनाते हैं हम लोग, याद है रजिस्टर मैंने आपको कई बार बना के बताया, तुषार पहाड़ है बेनिफिशियल ओनर है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, जो भी है वो आप बताते रहो, ठीक है ना, लाइक दिस। तो फिर बेन 4 वगैरह यहाँ पे आ जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसा सच नहीं है। और एक एनसीएलटी रूट है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा स्किप हो रहा था। एनसीएलटी रूट, व्हाट इज एनसीएलटी रूट सर, अगर कंपनी बताने से भूल जाती है या फिर वो इंडिविजुअल बताने से भूल जाता है, और कोई बंदा कंप्लेन करता है किसको, आरओसी को या गवर्नमेंट को, क्या बताते हुए कि सर एसबीओ में कन्फ्यूजन है, या एसबीओ में बताया नहीं गया, इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो सर ऐसे केस में यहाँ पर बेन 4 में जाके आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई टू एनसीएलटी एंड गो टू दैट रूट, एनसीएलटी रूट, ठीक है। सो सर दिस वाज सेक्शन नंबर 90 एंड 89, राइट गाइस। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आपको आया होगा, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है, ये पीपीटीज मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पर, जो पीपीटी से मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी जान थी हमारे टॉपिक की, वो ये जान थी, आपको मालूम ही अच्छे से, ये हमारे टॉपिक की जान थी। ये पढ़ने के साथ में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट्स तो है ही है, नोट्स पढ़ना बहुत ईजी हो गया एक्चुअली। आपको लग रहा होगा तुषार सर आपने तो नोट्स में बहुत सारी बातें उड़ा दी, मैंने कुछ भी नहीं उड़ाई बच्चों, मैंने आपको सब क्या किया है, आपको अच्छे समझा के आपको मैंने बताया, राइट गाइस। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक, आई गेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस नाउ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है, पूरा पढ़िए अच्छे से, सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़िए। 89, 90 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आएगा, ये मेरा गारंटी आपको है। तो गारंटी दे रहे हो, यस गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, आएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव टॉपिक है, राइट गाइस। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।